हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे मतलब बायो हम लोग पढ़ रहे थे। बायो में हम लोग 2 यूनिट तक भी लगभग कंप्लीट किए हुए थे। चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, नया चैप्टर है, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग आज पढ़ेंगे इकोलॉजी। जो यूनिट 5 है हम लोग इकोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग लगाते हैं इकोलॉजी। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी देखिए, इकोलॉजी है जिसको हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान। इकोलॉजी है, इकोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं। पारिस्थितिक बोलते हैं या पारिस्थितिकी विज्ञान भी इसको कहते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान भी है इकोलॉजी। पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी विज्ञान है, इकोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं। इकोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर है ये, यूनिट है 5वां। यूनिट 5वां है, इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी विज्ञान है। इसमें हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे 13। चैप्टर नंबर है 13, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं जीव एवं समष्टियाँ। जीव एवं समष्टियाँ। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। ये 13 नंबर है, चैप्टर नंबर 13 है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इकोलॉजी यूनिट 5वां है और चैप्टर नंबर है 13, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन क्या होता है। इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा इकोलॉजी के बारे में कि इकोलॉजी है क्या। तो इकोलॉजी क्या है इसके बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, इकोलॉजी जो होता है, इकोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना होता है। ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना होता है। ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना होता है। एक तो है यहाँ से देखिए, एक इको, या इसको हम लोग इसको पढ़ते हैं ओकाउस। देखिए आइकोस जिसको हम लोग पढ़ते हैं, इकोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं। आइकोस जिसको हम लोग पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है हैबिटेट। इसका मतलब होता है हैबिटेट, और हैबिटेट का मतलब हुआ इन्वायरमेंट। हैबिटेट इसका मतलब होता है, इसका मतलब है इन्वायरमेंट। और दूसरा है लोगस। दूसरा क्या है? लोगस। लोगस का मतलब होता है स्टडी, टू स्टडी। तो देखिए हैबिटेट का मतलब क्या हुआ? हैबिटेट का मतलब हो गया आवास। यहाँ देखिए हैबिटेट है या इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में, जिस वातावरण में कोई जीव सरवाइव करता है वही उसके लिए क्या होता है? हैबिटेट होता है, इन्वायरमेंट होता है। तो हैबिटेट या इन्वायरमेंट के बारे में जो हम लोग स्टडी करेंगे वही कहलाएगा क्या? इकोलॉजी कहलाता है। वही क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। तो इसको हम लोग डिफिनीशन में भी इस तरह से लिख सकते हैं कि स्टडी ऑफ, इसको हम लोग डिफिनीशन लिख सकते हैं कि स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट एंड देयर एनवायरनमेंट। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, मतलब कि जिस वातावरण में, जिस पर्यावरण में कोई जीव सरवाइव कर रहा है
तो उस जीव और वातावरण के बीच में जो रिलेशनशिप है उसी को अध्ययन करते हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या, इकोलॉजी है। या सिंपल में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, इन्वायरमेंट के स्टडी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ तक सिंपल सी है। इकोलॉजी का मतलब है, इकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना होता है। आइकोस मतलब हैबिटेट या एनवायरनमेंट, और दूसरा होता है लोगस, लोगस मीन्स स्टडी। तो हैबिटेट के स्टडी को ही इकोलॉजी कहते हैं। या ऐसे हम लोग समझे कि जिस मतलब जीव और उनके जो इन्वायरमेंट होते हैं उसके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसके जो अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इकोलॉजी बोलते हैं। तो इकोलॉजी यहाँ पर समझ में आया। इकोलॉजी ऐसे दो तरह के होता है। इधर देखिए, इकोलॉजी जो होता है दो तरह के होता है, ऑटो इकोलॉजी और एक होता है सिन इकोलॉजी। इकोलॉजी दो तरह के होता है, ऑटो इकोलॉजी और दूसरा होता है सिन इकोलॉजी। तो ऑटो इकोलॉजी भी होता है और सैन इकोलॉजी होता है। तो ऑटो इकोलॉजी का मतलब होता है कि कोई भी स्पेसीज है, स्पेसीज के साथ साथ उसके वातावरण के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको अध्ययन करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग कहते हैं ऑटो इकोलॉजी। इसको लिख लेते हैं इस तरह से, A study of relation of a species with their environment। मतलब कुछ समझ में आ रहा है कि स्टडी हम लोग करेंगे किसके बीच में, तो स्पेसीज के साथ साथ उसके जो वातावरण है उसके बीच में अगर स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑटो इकोलॉजी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटो इकोलॉजी बोलेंगे। मतलब कहाँ कहाँ स्टडी, मतलब स्पेसीज और उसके जो साथ एक इन्वायरमेंट है उसके बीच में हम लोग स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। और सैन इकोलॉजी बोल देंगे कि डिफरेंट स्पेसीज के साथ साथ उसके वातावरण के बीच में जो स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं सैन इकोलॉजी। स्टडी ऑफ रिलेशन ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, group of different species with their environment। मतलब समझ में आ रहा है कि इसमें और इसमें थोड़ा सा का फर्क है। थोड़ा सा का क्या फर्क है, थोड़ा सा फर्क ये है कि इसके और इसके बीच में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, तो ऑटो इकोलॉजी में रिलेशनशिप है किसके किसके बीच का, स्पेसीज और उसके साथ इन्वायरमेंट का। और सिन इकोलॉजी में क्या है, उसके जो ग्रुप है, रिलेशनशिप किसके, स्पेसीज का जो अलग अलग ग्रुप है उस अलग अलग ग्रुप के बीच और उसके साथ साथ क्या, एनवायरनमेंट के साथ अध्ययन करेंगे तो उसको बोलेंगे सेन इकोलॉजी। और ऑटो इकोलॉजी में स्पेसीज, केवल एक स्पेसीज और उसके वातावरण के एनवायरनमेंट के साथ जो अध्ययन करेंगे उसको ऑटो इकोलॉजी कहेंगे। और डिफरेंट ग्रुप है स्पेसीज का और उसके साथ किस एनवायरनमेंट के अध्ययन करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सेन इकोलॉजी बोलेंगे। तो इकोलॉजी समझ में आया। इकोलॉजी क्या होता है, तो इकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना होता है। इकोस मतलब होता है हैबिटेट या एनवायरनमेंट और दूसरा होता है स्टडी। स्टडी का मतलब लोगस, लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो इस तरह से मतलब हैबिटेट या कहिए तो रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म और किसके बीच का, एनवायरनमेंट
के बीच का, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इकोलॉजी कहेंगे। तो इकोलॉजी दो तरह के हैं, ऑटो इकोलॉजी और सेन इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी में रिलेशनशिप किसके किसके बीच रहेगा, स्पीशीज के साथ साथ उसके वातावरण के बीच रहेगा, तो उसको बोलेंगे ऑटो इकोलॉजी। और सेन इकोलॉजी में किसके किसके साथ रहेगा, तो ग्रुप रहता है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्पीशीज का अलग अलग ग्रुप, और उसके साथ साथ उनके वातावरण का या इन्वायरमेंट का स्टडी करेंगे, तो उसको बोलेंगे सेन इकोलॉजी कहेंगे। तो यहाँ तक हम लोग समझे इकोलॉजी क्या होता है। और इसमें कुछ टर्म है कि इकोलॉजी शब्द किन्होंने किसने दिया था, ये सब कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर अलग अलग टर्म है, अलग अलग शब्द दिया है, किसने दिया है, कौन दिया। देखिए टर्म इकोलॉजी, यहाँ से देखिए टर्म इकोलॉजी, टर्म इकोलॉजी रेटर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। रेटर, इन्होंने इकोलॉजी शब्द का नाम सबसे पहले दिए थे। उसके बाद है उसके बाद इकोलॉजी का करेक्टली डिफाइन कौन किया था, इकोलॉजी करेक्टली डिफाइंड, इकोलॉजी को जो करेक्टली डिफाइन किन्होंने किया था, हैकेल नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था। देखिए ये कई बार क्वेश्चन ये सब आ चुका है, इसमें नाम भी याद रखना काफ़ी ज़रूरी है कि सबसे पहले इकोलॉजी का शब्द किन्होंने दिया था, तो रेटर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था। कितना लगभग 1868 ईस्वी में इन्होंने ये शब्द कहा था इकोलॉजी के बारे में। और करेक्टली डिफाइंड कौन किए थे इकोलॉजी का, तो इकोलॉजी को करेक्टली डिफाइन किए थे हैकेल नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने करेक्टली डिफाइन किए थे, किसके, इकोलॉजी को डिफाइंड किए थे। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी का फादर कौन है, तो ओडम, ये भी काफ़ी बार पूछा। इकोलॉजी का फादर कौन है, ओडम, ओडम नाम के वैज्ञानिक जो है इकोलॉजी का फादर है। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, इसको तो इनका नाम सबको याद रहना चाहिए। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है, ये है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है रामदेव मिश्रा, रामदेव मिश्रा। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है रामदेव मिश्रा, तो इसको तो सबको याद रहना चाहिए। ऐसे भी रामदेव है तो इससे पता चल जाता है कि क्या है, तो रामदेव मिश्रा, इसी मतलब ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, जो रामदेव बाबा के नाम से भी इसको याद रख सकते हैं, रामदेव मिश्रा। क्योंकि ये क्या थे, इंडियन इकोलॉजी थे, इंडियन इकोलॉजी ऑफ फादर थे कौन, रामदेव मिश्रा। तो ये चार टर्म जो है, ये चार टर्म याद रखना पड़ेगा कि टर्म ऑफ इकोलॉजी कौन दिए थे, तो रेटर नाम के वैज्ञानिक 1868 ईस्वी में। इकोलॉजी को करेक्टली डिफाइंड कौन किए थे, हैकेल नाम के वैज्ञानिक ने। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, ओडम है। और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, रामदेव मिश्रा है। यहाँ तक हम लोग इकोलॉजी के बारे में समझ रहे थे, पढ़ रहे थे। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में, समझते हैं कि क्या है नहीं है। तो अभी तक जो हम लोग इकोलॉजी के बारे में समझ रहे थे, उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो कोई ऐसा चीज़ नहीं था जो दिक्कत होना चाहिए, समझ में आ गया होगा। चलिए इसके आगे फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ से चूँकि यहाँ तक जो हम लिखाए इकोलॉजी के बारे में समझाए, चूँकि यूनिट था तो यूनिट के बारे में भी थोड़ा सा समझना ज़रूरी होता है, तो वहाँ तक हम लोग समझ लें। राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से इसको। चलिए लिख, आगे हम लोग पढ़ते हैं
ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में हम लोग समझते हैं कि ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन क्या है, किस तरह से क्या क्या है, कौन कौन जीव आता है इसमें, किस तरह का इनका आवास है, सब इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो पहले हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पहले इसमें हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं। संगठन का स्तर, संगठन का स्तर, ये हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि लेवल कौन कौन है इस इन्वायरमेंट में, इस वातावरण में कौन कौन चीज़ का लेवल है, कितना लेवल है, इसके बारे में हमको इसमें जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले जैसे हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि हम लोग जब 11th में पढ़ते हैं कि सेल है, एक सेल का मतलब ऑर्गेनिज्म का यूनिट होता है, क्या सेल होता है। उसके बाद सेल, बहुत सारा सेल मिलकर के मतलब ग्रुप ऑफ सेल जो है ये क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू जो बनाता है ऑर्गेन बनाता है। इस तरह से ऑर्गेन सिस्टम बनता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसी तरह से इसमें भी है। कैसे है कि कोई ऑर्गेनिज्म है, अब बहुत सारा ऑर्गेनिज्म रहेगा तो क्या बनाएगा, पॉपुलेशन बनाएगा। बहुत सारा पॉपुलेशन एक साथ मिलेगा, कम्युनिटी बनाएगा। कम्युनिटी से इकोसिस्टम बनेगा, इकोसिस्टम से लैंड एस्केप बनेगा, लैंड एस्केप से बनेगा बायोम बनेगा, और बायोम से बायोस्फीयर बनता है। तो इस तरह से इसका लेवल होता है। तो देखिए यहाँ पर हम छोटा सा लिख देते हैं, मान लीजिए इस तरह से हम बना दे रहे हैं समझने के लिए, ऐसे इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए ये है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत सारा क्या होगा, इस पर लेवल बता रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म होगा, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म होगा, और ऑर्गेनिज्म मिल करके क्या बनाएगा, ऑर्गेनिज्म बनाता है पॉपुलेशन बनाएगा, पॉपुलेशन बनाएगा मतलब बहुत जनसंख्या बनाएगा, समष्टि जिसको बोलते हैं। और उसके बाद पॉपुलेशन बनाने के बाद, पॉपुलेशन अगर एक साथ बहुत सारा पॉपुलेशन मिल जाएगा तो एक तरह का क्या होगा, कम्युनिटी बन जाएगा, कम्युनिटी बन जाएगा। और कम्युनिटी बनने के बाद इकोसिस्टम बनेगा, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बनता है। और इकोसिस्टम बनने के बाद ये लैंड एस्केप बनेगा, लैंड एस्केप, और लैंड एस्केप बनने के बाद फिर बनता है बायोम, बायोम, बायोम बनेगा। और बायोम से बनता है क्या, बायोस्फीयर बनता है, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर बनता है। तो इस तरह से सारा का सारा जीव का क्या है, लेवल है। बायोम बनेगा और बायोस्फीयर, इस तरह से सारा का सारा क्या है, ये लेवल है। तो देखिए इसमें होता क्या है, तो जो अभी हम बताएं, क्या बताएं कि सेल का एक ग्रुप होगा, क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा, टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गेन बनेगा, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम बनेगा, ऑर्गेन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनेगा। इसी तरह से यहाँ भी है, ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म से क्या बनेगा, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से लैंड एस्केप, लैंड एस्केप से बायोम, और बायोम से बायोस्फीयर बनता है। कैसे बनता है, अब मान लीजिए ऑर्गेनिज्म से हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मानव का क्या है, एक ऐसे तो जीव ढेर सारा है, जो मान लीजिए एनिमल्स जितने भी है, या फिर प्लांट्स है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सब क्या है, ऑर्गेनिज्म ही है। तो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर हम स्पेशल ले रहे हैं क्या, अब मानव है, मानव एक तरह से ऑर्गेनिज्म आ गया। अब बहुत सारा मानव अगर एक रहेगा तो इंडिविजुअल, और बहुत सारा अगर मिल गया तो क्या बनाएगा, पॉपुलेशन। अब बहुत सारा पॉपुलेशन मिल करके, अब मान लीजिए ये गांव का हुआ, फिर बगल का मान लीजिए एक यहाँ पर देखिए, अब मान लीजिए यहाँ का है
जो लोग है, मान लीजिए ये बड़ा सा भूखंड है, अब यहाँ का लोग है, यहाँ का लोग है, यहाँ का लोग है, यहाँ का लोग है, ये सब अब बन गया, एक साथ अगर आ जाएगा तो क्या बनाएगा, कम्युनिटी बनाएगा। क्या बनाएगा, कम्युनिटी बनाएगा। और कम्युनिटी बनाने के साथ साथ अब जो एरिया में रह रहा है उसके लिए वो एरिया क्या हो गया, उसके लिए वो जगह क्या हो गया, उसको हो गया इकोसिस्टम हो गया। और इकोसिस्टम में अलग अलग, अब मान लीजिए ये अलग गांव है, ये अलग गांव है, ये अलग गांव, तो ये अपना गांव में क्या किया, भूखंड बनाया है, ज़मीन पर अपना एरिया में रह रहा है, इधर रह रहा है, ये सब अपना अपना एरिया में रह रहा है। तो ये इसके लिए ये क्या हो गया, लैंड एस्केप, इसके लिए लैंड एस्केप हो गया। और बहुत सारा लैंड एस्केप मिल करके बायोम बनाता है, और यही पूरा बायोम मिल करके बायोमास पूरा का पूरा बना लेता है। अब बायोमास में बायोस्फीयर बना लेता है। और बायोस्फीयर में 3 स्फीयर होता है, जैसे हो गया हाइड्रोस्फीयर, हो गया जल, मतलब हाइड्रोस्फीयर का मतलब जैसे जल हो गया, जल में जो जीव रह रहा है। उसके बाद हो गया इसके एक हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर होता है, और एक एटमॉस्फेयर होता है। 3 तरह होता है, जैसे जल बोलते हैं ना कि क्या है, वायुमंडल है, जलमंडल है और स्थल मंडल है। उसी तरह से जैसे एटमॉस्फेयर हो गया तो ये हो गया वायुमंडल बनाता है। बायोस्फीयर क्या क्या मिल करके बनाता है, जैसे यहाँ पर देखिए बायोस्फीयर क्या सब मिल करके बनाता है, जैसे हो गया आपका हाइड्रोस्फीयर, उसके बाद फिर ये बनाता है लिथोस्फीयर, और उसके बाद ये एटमॉस्फेयर। तो ये तीनों मिल करके क्या होता है, पूरा का पूरा मतलब बायोस्फीयर बनाया, और वही पूरा का पूरा क्या हुआ, बायोस्फीयर पूरा मिल करके पूरा इन्वायरमेंट बना लिया। जल स्थल हो गया, उसके बाद मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ वायु मंडल, स्थल मंडल और ये जल मंडल, ये तीनों मंडल मिला करके पूरा का पूरा क्या आता है, एनवायरनमेंट तैयार कर देता। तो इस तरह से इसका लेवल होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का, कोई भी ऑर्गेनिज्म कहाँ है, किस तरह से है, इस तरह से हम लोग इसका लेवल देखते हैं कि लेवल क्या क्या है ऑर्गेनिज्म का। तो यहाँ तक हम लोग समझे, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, कोई ऐसा चीज़ है नहीं। मतलब इस तरह से समझ लेना है कि ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, लैंडस्केप, बायोम और बायोस्फीयर, इस तरह से बनता है। तो ये एक लेवल हो गया, क्या चीज़ हो गया, ऑर्गेनिज्म का लेवल हो गया। अब इस लेवल में हैबिटेट होता। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हैबिटेट क्या क्या होता है, तो अब हम लोग इसमें हैबिटेट के बारे में हम लोग समझते हैं कि इसमें हैबिटेट क्या सब है। तो हैबिटेट में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो हैबिटेट होता है उसमें फैक्टर होता है। वो फैक्टर जो होता है 2 तरह के होता है। कोई भी हैबिटेट है, हैबिटेट कहने का मतलब हो गया कि कोई भी हैबिटेट का मतलब हो गया, आप मान लीजिए जल स्थल है जो पानी में रह रहा है, उसके लिए हैबिटेट क्या हो गया, पानी। जो मान लीजिए स्थल पर रह रहा है उसके लिए हैबिटेट स्थल हो गया। तो यहाँ पर 2 तरह के फैक्टर मिलेगा। कितने तरह के, 2 तरह का फैक्टर मिलता है। अब 2 तरह के फैक्टर कौन कौन मिलता है सबको पता होगा। अब 2 तरह के फैक्टर मिलता है, एक तो मिलेगा हमको बायोटिक फैक्टर, और दूसरा जो मिलता है हम लोग को कौन मिलता है, एबायोटिक फैक्टर। तो यहाँ इस तरह हेडिंग लगाते हैं, अ हैबिटेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, हैबिटेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लोग फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। 2 तरह के फैक्टर होता है, यहीं से लिख देते हैं। इट इंक्लूड 2 फैक्टर्स। इसमें 2 तरह के फैक्टर मिलेगा, एक होता है बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर, और दूसरा होता है एबायोटिक फैक्टर। 2 फैक्टर हुआ। ऐसे भी हम लोग जानते हैं, अगर कोई पूछे बायोलॉजी के टर्म में, अगर कोई पूछता है कि दुनिया में कितना चीज़ है, तो 2 चीज़ कौन कौन, एक होता है सजीव और दूसरा होता है निर्जीव।
दुनिया में कितना चीज़, दो चीज़, एक सजीव और एक निर्जीव। तो जो सजीव होगा वो क्या होगा, बायोटिक फैक्टर, और जो निर्जीव होगा वो क्या है, एबायोटिक फैक्टर। इसको हम लोग ऊपर वाले को जो है ना जैवीय कारक बोलते हैं, जैवीय कारक, मतलब जितने भी सजीव है फैक्टर है उसको जैवीय कारक, और जो क्या है निर्जीव है उसको बोलेंगे अजैवीय कारक बोलते हैं, अजैवीय कारक है। तो जैवीय कारक और अजैवीय कारक, तो अब हम लोग जैवीय कारक में पढ़ते हैं। जैवीय कारक में क्या क्या आता है, तो जैवीय कारक में आता है जितने भी बीमारी फैलाने वाले जीव होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, प्रोटोजोअन्स है, मंथीस है, जो भी है ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सब जो भी मतलब बीमारी फैलाता है, तो ये सब बीमारी फैलाने वाले जीव को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं, इसको पैथोजेन बोलते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ लेते हैं बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में क्या क्या आता है, बायोटिक फैक्टर में क्या सब आता है, पहले इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि बायोटिक फैक्टर में क्या क्या आता है। तो देखिए बायोटिक फैक्टर में जितने भी पैथोजेंस है, पैथोजेंस जितने भी पैथोजेंस है ये पैथोजेंस आएंगे। उसके बाद पैरासाइट जो भी है, पैरासाइट आएंगे, जो भी लिविंग है, पैरासाइट क्या होता है, लिविंग रहता है, पैरासाइट आएंगे। उसके बाद इसके अपने में ही कंपटीशन होता है, कंपेटिटर ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, कंपेटिटर ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं इसको, कंपेटिटर ऑर्गेनिज्म है। मतलब बायोटिक फैक्टर हो गया कि वैसा फैक्टर जो क्या होगा, सजीव होगा, लिविंग होगा। तो लिविंग में पैथोजेन है, पैथोजेन क्या होता है, फैक्टर आ गया। ये फैक्टर मतलब हुआ कि बायोटिक फैक्टर, ये चूँकि लिविंग है तो बायोटिक फैक्टर आ गया। पैथोजेन का मतलब क्या हो गया, पैथोजेन का मतलब हो गया कि जिसमें बैक्टीरिया आ गया बीमारी फैलाने वाले, उसके बाद वायरस आ गया, फंगस आ गया, उसके बाद फिर इसमें आता है और प्रोटोजोअन आ गया। ये सब क्या है, इसका पैथोजेन है, और पैथोजेन होता है जो बीमारी फैलाता है। तो पैथोजेन में आ गया ये सारा चीज़ जो पैथोजेन है, ये सब क्या है, फैक्टर आ गया, बायोटिक फैक्टर है। उसके बाद पैरासाइट में देखिए, पैरासाइट में जिस तरह से हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि मॉस्क्यूटो है। उसके बाद इसमें हम लोग बोल सकते हैं लाइस। उसके बाद आगे इसे भी हम लोग को पढ़ना है। हो गया वर्म, हो गया वर्म जो भी आता है, चाहे वो राउंड वर्म है या फ्लैट वर्म है, जो भी वर्म आता है ये वर्म हो गया। इस तरह से ये सारा का सारा आता है, किस में, पैरासाइट में आता है। उसके बाद कंपेटिटर ऑर्गेनिज्म में, इसमें दो तरह के कंपेटिटर ऑर्गेनिज्म में आता है। जैसे हो गया कि कोई ऐसा जीव है एक ही चीज़ के लिए क्या कर रहा है, कंपटीशन, एक तरह से समझिए प्रतिस्पर्धा, इस तरह से ये सारा जीव आता है किसमें, बायोटिक फैक्टर में आता है। अब उसके बाद है एबायोटिक फैक्टर। तो चलिए एबायोटिक फैक्टर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। एबायोटिक फैक्टर क्या है, एबायोटिक फैक्टर देखिए ऐसा चैप्टर है कि जो कि मतलब उतना कुछ इसमें है नहीं, ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है। थोड़ा सा अगर समझ में आ जाएगा तो खुद से लिखा जाएगा कि क्या होता। उसके बाद चलिए एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक एबायोटिक फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर। अब एबायोटिक फैक्टर में देखिए कितना सारा चीज़ आता है। एबायोटिक में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि हम लोग को पढ़ना भी है। जैसे इसमें आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर हो गया क्या, बायोटिक फैक्टर, सॉरी एबायोटिक फैक्टर। टेम्परेचर क्या है, एबायोटिक फैक्टर है। उसके बाद इसमें हम लोग को जानना है वाटर के बारे में। वाटर क्या है, एबायोटिक फैक्टर है। उसके बाद हम लोग इसमें समझेंगे लाइट के बारे में। लाइट भी क्या है, एबायोटिक फैक्टर है। उसके बाद हम लोग समझेंगे सॉइल के बारे में। सॉइल जो मिट्टी होता है ये भी क्या है, एबायोटिक फैक्टर है। उसके बाद एयर जो है, एयर क्या है, एबायोटिक फैक्टर है। तो ये सब जो फैक्टर है, ये सब फैक्टर किस तरह से ऑर्गेनिज्म
पर क्या करता है, इफेक्ट अपना प्रभाव डालता है। मतलब हम लोग के हैबिटेट के जो भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म के जो हैबिटेट है, आवास है, इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट पर ये सब एबायोटिक फैक्टर है, कारक है, किस तरह से ये अपना प्रभाव हम लोग पर पड़ता है, इसका प्रभाव हम लोग पर पड़ता है, ये चीज़ यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो एबायोटिक फैक्टर में मुख्य रूप से ये जो 5 दिख रहा है, यही 5 हम लोग को जानना है। सबसे पहला टेम्परेचर जानेंगे कि टेम्परेचर अगर इस एनवायरनमेंट में नहीं रहेगा तब क्या होगा, रहेगा तब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे, टेम्परेचर के बारे में देखेंगे। फिर वाटर है, वाटर में हम लोग देखेंगे लाइट है, सॉइल है, एयर है, एक एक करके। जैसे टेम्परेचर है, इसको हम लोग बोलते हैं तापमान, जो है तापमान होता है, ये पानी जल है, ये लाइट प्रकाश है, और इसी तरह से ये मिट्टी है। ये सब समझ में आना चाहिए कि क्या होता है, हवा। तो ये सब हम लोग के इर्द गिर्द, जो हम लोग चूँकि इससे घिरा ही हुआ है, हम लोग जो हैं इन्वायरमेंट में जो एबायोटिक कारक का जो एबायोटिक फैक्टर है, इसी फैक्टर के तो चारों साइड से हम लोग घिरे हुए हैं, चारों साइड से इसी के से घिरे हुए हैं। और इसी अगर ये सब नहीं रहता, काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, अगर ये सब नहीं रहता तो यहाँ पर जीवन यहाँ पर संभव नहीं था। किस तरह से नहीं था वो हम लोग एक एक करके पहले हम लोग समझते हैं टेम्परेचर के बारे में। देखिए टेम्परेचर के बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर से हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर अगर नहीं रहता तो क्या होता। तो देखिए टेम्परेचर जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट के लिए, टेम्परेचर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण घटक है। काफ़ी हम इसके बारे में लिखेंगे नहीं, बस समझा दे रहे हैं, चूँकि ऐसा ये है कि खुद से भी लिखा जा सकता है, ऐसा इसमें कुछ है नहीं जो अलग से हम इसको कुछ समझे। तो देखिए लिखा है, तो ये टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म हैबिटेट का काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिससे क्या होता है, जिससे हम लोग करते हैं मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़। यहाँ देखिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़, जो भी हम लोग के शरीर के अंदर, जो भी हम लोग के शरीर के अंदर रिएक्शन हो रहा है, यही क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ कहलाता है। तो ये टेम्परेचर पर क्या करता है, ये टेम्परेचर पर मतलब ये टेम्परेचर पर निर्भर रहता है। जैसे चूँकि अब मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ है, तो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ के लिए एंजाइम आवश्यक होता है, और वो एंजाइम जो होता है, एंजाइम क्या करता है, एंजाइम जो होगा वो टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए उसके लिए, उसी टेम्परेचर पर वो काम करता है, तभी जाकर के मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ होगा या मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होगा। मतलब हो गया कि एंजाइम है, वो एंजाइम अब मान लीजिए इसको चाहिए कितना, इसको 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए, इसको 30 डिग्री, कोई एंजाइम है मान लीजिए, एंजाइम को चाहिए काम करने के लिए 30 डिग्री, परसेंटेज लिख दीजिए, सॉरी, यहाँ देखिए 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए एंजाइम को काम करने के लिए, इतना टेम्परेचर चाहिए। लेकिन अब मान लीजिए इससे ज़्यादा हो गया तब ये एंजाइम क्या होगा, या फिर कम हो गया तब क्या होगा। तो ये अगर ज़्यादा हो गया तब तो ये क्या होता है, डिस्ट्रॉयड, अगर कम हो गया तो इनएक्टिव हो जाता है। उसको स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही ये क्या करेगा, काम करेगा। मतलब 30 डिग्री चाहिए तो 30 डिग्री चाहिए, तभी जाकर के ये एंजाइम अपना काम करेगा, और तब जाकर के मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ होगा। तो देख रहे हैं, और ऐसे हम लोग के शरीर में पूरा मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ के पर ही निर्भर है हम लोग। अगर यार मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ नहीं होगा तो फिर हम लोग के शरीर के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। कोई मान लीजिए अब खाना खा रहे हैं और एंजाइम उसको डाइजेस्ट करेगा, टेम्परेचर उतना नहीं है तो हम लोग का डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, भोज्य पदार्थ मतलब फूड सब्सटेंस हम लोग के बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग का टेम्परेचर जो है काफ़ी
इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन भी बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है, रिप्रोडक्शन के लिए भी क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। जैसे इस तरह से हम लोग समझ लें कि बर्ड में, पक्षी में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि उसको टेम्परेचर चाहिए, स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, तभी वो अंडा दे सकती है। अब वो अंडा देने के बाद उसको सेकती है, अगर टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो फिर वो क्या होता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो ये रिप्रोडक्शन के लिए भी चाहिए। ग्रोथ है, ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए भी टेम्परेचर चाहिए। ये सब की ज़रूरत है टेम्परेचर में। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होगा, ये मतलब सरवाइव नहीं कर पाएगा, अच्छा ढंग से सरवाइव नहीं कर पाता है। तो इसीलिए इसको टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट में काफ़ी क्या है, महत्वपूर्ण फैक्टर है। और इससे हम लोग आगे समझ सकते हैं कि ये जो होता है कुछ जीव के लिए, कुछ जीव को मतलब अलग अलग तापमान पर भी सरवाइव करता है, जो जिसको कहते हैं हम लोग उसको यूरीथर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरीथर्मल कहते हैं। और इसको कहा जाता है जो अलग अलग टेम्परेचर पर सरवाइव कर लेता है, इसको वार्म ब्लडेड भी कहा जाता है, वार्म ब्लडेड भी कहा जाता है। तो देखिए इसमें मतलब हुआ कि जैसे मानव है, हम लोग में बॉडी टेम्परेचर क्या है, फिक्स है, उतना ही टेम्परेचर रहेगा। और बाहर का टेम्परेचर कितना भी ज़्यादा होगा फिर भी हम लोग आसानी से क्या करते हैं, सरवाइव कर ले रहे हैं। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, यूरीथर्मल, टेम्परेचर को यूरीथर्मल कहेंगे, या फिर इस तरह के ऑर्गेनिज्म को कहते हैं वार्म ब्लडेड कहते हैं। क्या कहते हैं, वार्म ब्लडेड या यूरीथर्मल कहते हैं, यूरीथर्मल कहेंगे। और इसको कहते हैं वार्म ब्लडेड कहते हैं। और इसी तरह से एक है जो इन्वायरमेंट में क्या करता है, अलग अलग इन्वायरमेंट पर अलग अलग मतलब भिन्न भिन्न ताप पर भी क्या करता है, सरवाइव कर लेता है। और जो अलग अलग टेम्परेचर पर सरवाइव नहीं कर पाता है, जो अलग अलग टेम्परेचर पर सरवाइव नहीं कर पाता है, उसको कहते हैं एस्टेनोथर्मल। उसको क्या बोलेंगे, एस्टेनोथर्मल कहते हैं। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म को कोल्ड ब्लडेड कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। मतलब हो गया कि अलग अलग टेम्परेचर पर जो सरवाइव कर रहा है उसको बोलेंगे यूरीथर्मल, जिसको वार्म ब्लडेड कहते हैं। और जो अलग अलग टेम्परेचर पर सरवाइव नहीं कर रहा है उसको बोलेंगे एस्टेनोथर्मल, जो कोल्ड ब्लडेड कहलाता है। इसी तरह से अब देखिए वाटर है, वाटर को ऐसे हम लोग बहुत अच्छा से जानते हैं, इससे बहुत ज़्यादा जान पहचान है वाटर से। अगर वाटर नहीं रहता तो आज हम लोग का जीवन नहीं रहता। मतलब हम लोग जिंदा रह रहे हैं, वाटर पर भी जिंदा रह रहे हैं। अगर वो पानी नहीं मिलता तो हम लोग का लाइफ ख़त्म। मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, नो वाटर नो लाइफ। मतलब जल नहीं है तो जीवन नहीं है। मतलब क्या हो गया, वही बात कि जल के बिना क्या होगा, जीवन संभव ही नहीं होगा। तो ये इसके बारे में काफ़ी डिटेल से खुद से भी लिख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग लिखते हैं, आगे पढ़ते हैं, समझते हैं लाइट के बारे में। लाइट क्या है, तो लाइट प्रकाश, सब समझते हैं कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश के बिना क्या होगा। अगर हम लोग के इन्वायरमेंट में लाइट नहीं रहता, सनलाइट जिसको मान लीजिए हम लोग, सनलाइट है, सनलाइट अगर नहीं रहता तो क्या होता, तो सनलाइट अगर नहीं रहता तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते। क्यों नहीं होते, चूँकि लाइट के द्वारा ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। और प्रकाश संश्लेषण से जो ऑक्सीजन हमको मिलता है, ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, प्रकाश संश्लेषण से ही ऑक्सीजन हम लोग को प्राप्त होता है। और वो ऑक्सीजन हम लोग सांस में लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये लाइट अगर नहीं होता तो प्रकाश संश्लेषण ही नहीं होता, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम लोग नहीं रहेंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या फिर इसको हमको इस तरह से कह सकते हैं कि जर्मिनेशन, कोई भी सीड का जर्मिनेशन भी नहीं होगा बिना लाइट का। अगर ऐसे भी देखे होइएगा, घर में हम लोग क्या करते हैं, अनाज को जमा करके रख लेते हैं, वहाँ अंकुरित होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर उसको जितना मात्रा में लाइट चाहिए लाइट नहीं मिलता है, जितना उसको पानी चाहिए पानी नहीं मिलता है।
तो इसको हम लोग जैसे ही खेत में क्या करते हैं, बोते हैं, बोने के बाद वहाँ अंकुरित हो जाता है। क्यों अंकुरित होता है? क्योंकि उसको वहाँ पर सनलाइट मिलता है, लाइट आता है, नमी मिलता है, उस तरह के उसका इन्वायरमेंट मिलता है, उसमें वो अपना क्या करता है, जर्मिनेट कर लेता है। तो लाइट भी क्या है, अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब सॉइल है, मिट्टी है, मिट्टी को भी हम लोग बोल सकते हैं। अब मान लीजिए मिट्टी है, अब मिट्टी नहीं रहेगा तो कुछ इसमें से रह पाएगा, कुछ हो नहीं रहेगा। मिट्टी नहीं है मतलब सबसे पहले हम लोग खत्म। मिट्टी अगर है तभी तो हम लोग वहाँ पर आवास बना करके, घर बना करके यहाँ रह रहे हैं। अगर मिट्टी नहीं रहता तो क्या होगा, मिट्टी अगर नहीं रहता तो हम लोग का भी इसमें जीवन खत्म, समाप्त हो जाएगा। और मिट्टी का जो निर्माण होता है चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। तो ये सब आसान है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो कि लिखाएं तब जा कर के होगा, इसे खुद से भी लिख सकते हैं। लास्ट में है एयर। एयर फिर वही बात है, एयर देखिए इसमें जो भी है एबायोटिक फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए उससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। एबायोटिक फैक्टर है लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इससे कहीं ज़्यादा इसका क्या है, इफेक्ट है, ज़्यादा प्रभाव है। ये पांचों का पांचों जो देख रहे हैं ना, पांचों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं हम लोग के जीवन के लिए। अब लास्ट में एयर है। जान ही सकते हैं कि एयर नहीं होता तो क्या होता। एयर नहीं होता तो आज जो इतना रंगीन दुनिया देख रहे हैं, ये रंगीन दुनिया नहीं होता। अब ये होता भी पर हम लोग नहीं होते। अगर मान लीजिए बाय चांस अगर होता भी तो हम लोग नहीं होते। तो हवा जहाँ है वहीं पर जीवन भी संभव है। तो इसीलिए यहाँ भी इसमें भी कोई बड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ाई खुद से भी बड़ाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इस पारितंत्र में ये सब जो है पांचों है, क्या क्या है, नहीं है, किस तरह से है, ये सब खुद से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझे एबायोटिक फैक्टर है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ऐसा इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें आप लोग नहीं जानते हैं। हम लोग इसी के इर्द गिर्द हमेशा घिरे रहते हैं, जानते हैं क्या है नहीं है, इसीलिए इसमें इतना समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया एबायोटिक फैक्टर है, खुद से लिख सकते हैं। चलिए इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं। एक पॉइंट है, हम लोग पढ़ लेते हैं इसको भी। पॉसिबिलिटी टू कैप विथ सिचुएशन। सिचुएशन के आधार पर जीव क्या करता है, कुछ उस वातावरण के अनुकूल ढल जाता है, कुछ उस वातावरण में दिक्कत सिक्कत रहकर भी अपना जीवन यापन करता है। कुछ ऐसा होता है जो यहाँ से छोड़े के चल जाता है, और कुछ ऐसा होता है जो दूसरे जगह से भी यहाँ आ जाता है। तो ये सब जो होता है ये क्या कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं, ये सब हम लोग इसमें समझते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंटल हम लोग पढ़ रहे हैं और इसके बारे में काफ़ी अच्छा से हम लोग पहले से भी हूबहू है, हम लोग पहले से भी इसके बारे में जान रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में कि किस तरह से कौन कौन ऐसा जीव है, क्या है, नहीं है, जो उस वातावरण के अनुकूल रह जाता है, उसमें सरवाइव करता है। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग, पॉसिबिलिटी टू कैप विथ सिचुएशन। पॉसिबिलिटी टू कैप विथ सिचुएशन न, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। परिस्थिति के साथ संभावनाओं, परिस्थितियों के साथ संभावनाओं का सामना करना। अब देखिए इसमें परिस्थिति के साथ कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसको क्या करते हैं हम लोग, सामना करते हैं। और उसमें अब अभी ये छोटा सा एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इस टॉपिक के बारे में। अब देखिए मतलब अभी क्या है, अभी ठंडा ज़्यादा, अभी इन्वायरमेंट काफ़ी क्या है, ठंडा है,
टेम्परेचर कम हो गया है, जिससे ठंडा बढ़ गया है, तो क्या हम लोग यहाँ से छोड़ करके भाग जा रहे हैं? क्या यहाँ से हम लोग छोड़ करके भाग जा रहे हैं? नहीं भाग जा रहे हैं। क्यों? कि उसका हम लोग सामना कर रहे हैं, डट के हम लोग क्या करते हैं? सामना करते हैं, और सामना करके इसी इन्वायरमेंट में हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो यही पॉइंट है कि परिस्थिति के साथ संभावनाओं का क्या करना? सामना करना। बहुत ऐसा जीव है जो क्या है, यहाँ से भाग गया है, कहीं लुप्त हो गया, मतलब लुप्त होने के मतलब यहाँ कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है, मतलब छुपा हुआ है। मतलब अभी जैसे ठंडा का मौसम, हम लोग यहाँ सरवाइव कर रहे हैं, तो हम लोग तो दिख रहे हैं कि हम लोग यहाँ सरवाइव कर रहे हैं, उस वातावरण का सामना कर रहे हैं और इस वातावरण में हम लोग रह रहे हैं। लेकिन बहुत ऐसा जीव है जो छोड़ के भाग भी गया है, और बहुत ऐसा जीव है जो दूसरे जगह से आ भी गया है, और बहुत ऐसा जीव है जो क्या है, जो छुपा हुआ है, धरती के अंदर छुपा हुआ है। और जैसे ही गर्मी आएगा फिर वो बाहर निकल जाता है। फिर कुछ जीव ऐसा होता है जो गर्मी सहन नहीं कर पाता है, यहाँ से भाग जाता है, दूसरे जगह चला जाता है। और बहुत ऐसा जीव है जो दूसरे जगह से भी यहाँ आ जाता है, और हम लोग इस वातावरण में लड़ रहे हैं, एकदम डटे हुए हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो वही है कि परिस्थिति के साथ संभावनाओं का क्या कर रहे हैं? सामना कर रहे हैं। तो इसमें कुछ ऐसा पॉइंट है, हम लोग समझ लेते हैं। पहला है, इसमें 4 पॉइंट रेगुलेट है, रेगुलेट। दूसरा पॉइंट है इसमें, दूसरा हम लोग समझेंगे कन्फर्म, और तीसरा हम लोग इसमें पढ़ेंगे माइग्रेट, माइग्रेट, और चौथा हम लोग इसमें पढ़ेंगे सस्पेंड। क्या है? सस्पेंड। 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। रेगुलेट है, कन्फर्म है, माइग्रेट है और सस्पेंड है। तो देखिए रेगुलेट में क्या होता है, रेगुलेट में कि वैसा जीव जो है क्या करता है, इसमें अपना ही आवास में रह करके अपने ही आवास में रह करके जीवन यापन करता है, तो उसको बोलते हैं रेगुलेट। अब कैसा भी परिस्थिति आ जाए वो अपने आप को दूसरे तरह नहीं ढाल पाता है, मतलब उसी आवास में जीवन यापन कर रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या? रेगुलेट कहते हैं। तो यहाँ इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, या ऐसे समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, रेगुलेट में होता है कि वैसा जीव जो क्या करता है, अपने किसी भी परिस्थिति में अपना आवास को छोड़ करके दूसरे जगह नहीं जाता है, वो अपने शरीर का तापमान नहीं बदलता है और उसी आवास में सरवाइव कर रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या? रेगुलेट बोलेंगे। तो रेगुलेट क्या होता है समझ में आया? तो रेगुलेट को हम लोग लिख सकते हैं कि वैसा जीव जो किसी भी परिस्थिति में अपना आवास को नहीं छोड़ता है, अपने शरीर के अंदर को टेम्परेचर को नहीं बदलता है और उसी आवास में जीवन यापन करता है, तो उसको बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेट कर गया, उसी वातावरण के अनुसार वो ढल गया और उसी वातावरण में वो क्या कर रहा है? सरवाइव कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेट कर जाना, मतलब उस वातावरण में रेगुलेट कर गया, नियमन कर जाना उसकी। इसी तरह से दूसरा है कन्फर्म है। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी पर लगभग जानते हैं, पृथ्वी पर सबसे पहले कन्फर्म का मतलब क्या होता है? कन्फर्म का मतलब जो होता है संरूपण रखना होता है, संरूपण रखना। अब इसमें लगभग कितना परसेंट? तो 99% ऐसा एनिमल्स और प्लांट्स है जो अपना शरीर का टेम्परेचर क्या करता है, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कितना भी बदल जाए, चेंज हो जाए, वो अपने शरीर के अंदर का टेम्परेचर नहीं बदलता है और वही वातावरण में सरवाइव कर रहा है, तो वो कहलाएगा संरूपण कहलाता है। मतलब 99% ऐसा प्लांट्स है या एनिमल्स है, प्लांट्स और एनिमल्स है जो क्या करता है, अपने जो बाहर का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बदल जाता है, लेकिन फिर भी वो उसी टेम्परेचर में, उसी हैबिटेट में, उसी इन्वायरमेंट में सरवाइव कर रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या करना है? कन्फर्म कर रहा है। और माइग्रेट में देखिए, माइग्रेट का मतलब होता है, माइग्रेट का मतलब होता है क्या? कि प्रवास करना,
प्रवास करना। माइग्रेट का मतलब होता है प्रवास करना। प्रवास करना का मतलब हुआ कि एक जगह से क्या होना, दूसरे जगह चल जाना। प्रवास करना, अपना जीवन यापन के लिए एक जगह से दूसरे जगह चला जाना क्या कहलाता है, माइग्रेट कहलाता है। अब मान लीजिए आजकल के दिन में अभी जैसे ठंडा का मौसम में, ठंडा के मौसम में क्या होता है, जो हम लोग कोयल बोलते हैं, कोयल जो अभी दिख रहा है, अभी कहीं नहीं दिख रहा है क्योंकि ठंडा है, ठंडा वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो यहाँ से क्या हो गया, कोयल दूसरे जगह चला गया है। तो ये क्या किया, यहाँ से माइग्रेट कर गया। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना जीवन यापन के लिए, अपना जीवन यापन के लिए एक आवास को छोड़ करके दूसरे आवास में या एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या हो जाना, माइग्रेट कर जाना, माइग्रेट कर गया। और एक है सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब होता है, सस्पेंड है, सस्पेंड का जो मतलब होता है कि कोई भी जीव वो अपने अंदर क्या करना, मतलब उस तरह से ढल जाना, सस्पेंड हो जाना, मतलब उस वातावरण में। जैसे कैसे, अब कोई जॉब है, लोग कहता है इसको सस्पेंड कर दिया, मतलब उस जॉब से क्या किया, हटा दिया, लेकिन है तो वहीं पर, जॉब से हट गया और है वहीं पर। तो वही निलंबित करना या फिर सस्पेंड कर जाना, इसको बोलते हैं निलंबित करना। मतलब वो अपने आप को क्या करना, सस्पेंड हो जाना, सस्पेंड हो जाना। और फिर से क्या करता है, अब जो सस्पेंड कर देता है वो फिर से 1-2 साल 4 साल के बाद फिर से वो क्या करता है, ज्वाइनिंग कर सकता है। तो सस्पेंड का मतलब हो गया निलंबित कर देना, तत्काल उसको वहाँ से हटा देना, फिर वो अपना ज्वाइनिंग कर सकता है। तो सस्पेंड में क्या होता है कि जिस वातावरण में रह रहा है और देख रहा है कि इस वातावरण का टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो उस वातावरण में ये क्या होता है, सस्पेंड हो जाता है। मतलब धरती के अंदर कहीं ना कहीं वो छुप जाता है, निलंबित हो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका फ्रॉग, जो मेढक होता है, देखते हैं आजकल मिल रहा है, आजकल नहीं मिल रहा है, लेकिन यही फिर जब ठंडा का मौसम आए, गर्मी का मौसम आएगा, बरसात होगा, तो फिर हमको ये सब दिखने लगेगा। कौन दिखने लगेगा, मेढक दिखने लगेगा, ये सब। तो ये चारों पॉइंट समझ में आया। रेगुलेट कर जाना मतलब हम लोग परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और इसी इन्वायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं। जैसे परिस्थिति कैसा भी हो, कैसा भी क्यों ना आ जाए, कितना भी ठंड पड़ जाए, गर्मी आ जाए, तो इसी इन्वायरमेंट में हम लोग उसको सामना करते हैं और सामना करके रह रहे हैं। तो इसको हम लोग रेगुलेट कर जाते हैं, रेगुलेट कहते हैं, और कन्फर्म होता है। वो इसी तरह से अगर जो सामना नहीं कर पा रहा है वो इस एक जगह से छोड़ करके दूसरे जगह चला जाता है, माइग्रेट कर जाता है। और जो नहीं कर पाता है, अब नहीं जा पाएगा, अब मेढक है, कितना कुदकते हुए जाएगा भाई, ठंड कितना कुदकते हुए गर्मी वाला सीजन में पहुंचेगा। अब पहुंचेगा कि नहीं, रास्ते में रह जाएगा कोई, ठीक है, तो वो क्या करता है, सस्पेंडे कर जाता है, मतलब धरती के अंदर चल जाता है। लो कितना गर्मी लगता है, लगो, अब कितना ठंडा लगता है, लगो, हम जा रहे हैं अंदर, हम रह रहे हैं, तुमको देखते हैं कितना पावर है, तो वो सस्पेंडे हो जाता है। अब नीचे चल गया, दब गया, अब नीचे अपना बैठा हुआ है, जैसे ही देखेगा इन टेम्परेचर धीरे 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 जैसे ही देखेगा कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आ गया, तो ये बाहर निकलता है और निकल के अपना रहता है, सर्वाइव करता है। तो यही है कि अपने परिस्थिति के अनुसार क्या करना, सामना करते रहना। यही चीज़ है हम लोग के पढ़ाई के साथ भी है। अगर मान लीजिए पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और मान लीजिए ऐसा परिस्थिति आ गया है, बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला हुआ है, टास्क बहुत ज़्यादा मिला हुआ है, मान लीजिए सब सब्जेक्ट का अलग अलग मिल गया है, तो आप सोचेगा क्या करेंगे, छोड़ के भाग जाते हैं या फिर क्या करें। अब जो उस परिस्थिति का सामना करेगा, मतलब जो वो पूरा का पूरा होमवर्क या पूरा पढ़ लेगा, पढ़ के जाएगा, वही क्या करता है, वही एक न एक दिन अपना मतलब कामयाबी हासिल करता है। और जो छोड़ के भाग जाता है, माइग्रेट कर जाता है, वो सब दिन भागते रह जाता है। और जो इस परिस्थिति का सामना कर पाता है, कर लेता है, तो वो क्या होता है, बहुत आगे निकल जाता है। तो यही बात है। तो इससे हम लोग को दूर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि इस वातावरण में रहना है। तो हम लोग को तो अभी आप मान लीजिए ठंडा पड़ रहा है, तो क्या हम लोग छोड़ के भाग जाते हैं, नहीं भागते हैं। जैसे ही हम लोग का अगर मान लीजिए होमवर्क ज़्यादा मिल गया या फिर पढ़ाई
कि हमको पढ़ना ही है, पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करेंगे, नहीं छोड़ के भागेंगे और छोड़ के भाग जाएंगे तो फिर वही बात, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज़ें, चलिए आगे हम लोग इसके बारे में अब आगे हम लोग फिर समझते हैं, इसको मिटाते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा हम लिखा नहीं रहे हैं कुछ, इसमें बस समझा रहे हैं और लिखाने वाला बात आएगा तो लिखाएंगे भी, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखाएंगे। जो पॉइंट हम देख रहे हैं कि बस मतलब चल जाएगा काम, जो समझ में आ जाए उसी को हम ऐसे समझा दे रहे हैं और लिखाएंगे भी, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखाएंगे। जो लिखने वाला होगा उसको ज़रूर लिखाएंगे। देखिए ऐसे भी बोल रहे हैं तो समझ में आ गया होगा तो लिख सकता है, खुद से भी लिख सकता है, ऐसा भी कुछ नहीं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। एक है एडेप्टेशन, हेडिंग लगाई एडेप्टेशन। एडेप्टेशन है, एडेप्टेशन मतलब होता है अनुकूलन, अनुकूलन। एडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन। इस वातावरण में हम लोग एडेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब अनुकूल कर रहे हैं। इसका थोड़ा सा मीनिंग लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या होता है। लिखिए, एडेप्टेशन इज any quality of organism, quality of organism इसमें लिख सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली, उसके बाद फिजियोलॉजिकली, बिहेवियरल, उसके बाद आगे लिखिए that enable to enable organism to survive and reproduce in a habitat that quality of organism is called adaptation। तो एडेप्टेशन समझ, एडेप्टेशन एक ऐसा क्वालिटी है जिसके कारण क्या होता है, कोई भी जीव उस वातावरण में विशेष रूप से क्या करता है, विभिन्न दिशाओं में अपना जीवित रहने के लिए क्या करता है, क्षमता प्रदान कर लेता है, उसी को एडेप्टेशन कहते हैं। अब इसको सिंपल से समझिए, मतलब कोई भी जीव जो होगा, जीवों का वे गुण होता है जो उन्हें अपने विशेष पर्यावरण दशाओं में जीवित रहने की क्षमता प्रदान करता है, वही कहलाता है क्या, वही कहलाता है एडेप्टेशन। तो देखिए एडेप्टेशन क्या होता है, तो ऐसे अगर हम लोग सिंपल से भाषा में समझे कि एडेप्टेशन क्या है, अनुकूलन क्या है। अब अनुकूलन फिर वही बात आता है कि अनुकूलन क्या है, तो अनुकूलन है कि जिस वातावरण में हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, जिस वातावरण में हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, अगर मान लीजिए उस वातावरण में का एनवायरनमेंट या उस वातावरण का एक्सटर्नल टेम्परेचर अब चेंज कर रहा है, तो चेंज करने के दौरान क्या हम लोग वहाँ से भाग जाते हैं, क्या हम लोग जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जब चेंज हो रहा है तो क्या हम लोग वहाँ से भाग जाते हैं, नहीं भागते हैं।
क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, उस वही वातावरण में जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उस चेंज हो रहे टेम्परेचर को हम लोग अपने अंदर क्या करते हैं, उसको अपने शरीर को या अपने लिविंग स्टाइल को उस इन्वायरमेंट के अनुसार चेंज कर लेते हैं ताकि हम लोग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। मतलब उसी वातावरण के अनुकूल हम लोग अपने आप को, शरीर को क्या करते हैं, हम लोग अपने आप को ढल जाते हैं उस वातावरण के अनुकूल। वही कहलाता है अनुकूलन कहलाता है। तो ये वैसा गुण है, कोई भी जीव है तो जीव में वैसा गुण है जो गुण के कारण क्या करता है कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो हम लोग भी अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल क्या हो जाते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं ताकि क्या करे, उस इन्वायरमेंट में अच्छा ढंग से, सही ढंग से रह करके सरवाइव कर सके। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुकूलन, एडेप्टेशन या अनुकूलन बोलते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि एडेप्टेशन क्या है। तो देखिए बहुत ऐसा जीव है जो क्या करता है, उसके वातावरण के अनुकूल अपना क्या करता है, ढाल लेता है शरीर को। तो बहुत ऐसा प्लांट है जो प्लांट अपने आप को ढाल लेता है। कोई मान लीजिए प्लांट पानी में रह रहा है या टेरेस्टेरियल में रह रहा है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, अब मान लीजिए कैक्टस है, कैक्टस है, कैक्टस कहाँ रहता है, रेगिस्तान में। अब रेगिस्तान में रह रहा है तो अब वहाँ पर ज़्यादा क्या हो रहा है, धूप पड़ रहा है, ज़्यादा गर्मी लग रहा है और गर्मी ज़्यादा पड़ रहा है और कैक्टस को चाहिए पानी, चूँकि प्लांट है तो प्लांट को तो पानी ज़्यादा चाहिए। अब उसको पानी चाहिए, अब धूप ज़्यादा होता है। अब सोचिए कितना, मतलब हम लोग तो बुद्धिजीवी है, हम लोग क्या है, बुद्धिजीवी है। तो हम लोग अपने आप को क्या करते हैं, अब मान लीजिए जैसे ठंडा पड़ रहा है, लोग स्वेटर पर स्वेटर, जैकेट पर जैकेट लगा ले रहा है, ब्लैंकेट और रजाई का यूज कर ले रहा है। लेकिन अब सोचिए एक प्लांट है, प्लांट क्या करेगा, अब इतना गर्मी पड़ रहा है तो प्लांट क्या करेगा, एसी लगा लेगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो वो प्लांट क्या करता है, वो अपने आप को, बॉडी को चेंज कर लेता है। कैसे चेंज करता है, अब देखिए कैक्टस है, रेगिस्तान में रह रहा है, कैक्टस है, रेगिस्तान में रह रहा है। अब वहाँ पर इतना धूप पड़ रहा है कि जो भी पानी उसको मिल रहा है नीचे से, वो पानी क्या हो रहा है, ट्रांसपायरेशन से वाष्प बनकर उड़ जा रहा है। ट्रांसपायरेशन से उसके बॉडी से क्या हो रहा है, जो पानी थोड़ा बहुत भी आया उड़ जा रहा है। तो कैक्टस ने क्या सोचा कि कैसे इसको रोका जाए। तो देखिए कितना दिमाग लगा के, अब उसमें जो पत्ता था, वो पत्ता को क्या किया, कन्वर्ट कर लिया, मॉडिफाइड कर लिया, किस में, कांटा में। लो अब कितना तो वाष्पोत्सर्जन होगा, कितना ट्रांसपायरेशन होगा। अब तो ट्रांसपायरेशन रुक गया, अब पत्ता नहीं है, उसके जगह कांटा आ गया, तो अब ट्रांसपायरेशन क्या हुआ, कम हुआ, जिसके कारण वो अपने आप को, बॉडी को उस एनवायरनमेंट के अनुसार ढाल लिया और अभी भी रेगिस्तान में मिल रहा है। तो अगर ये प्लांट कैक्टस सोचता कि बड़ी गर्मी लगता है, यहाँ से चल जाना ही ठीक है, यहाँ पर, और बेचारा प्लांट है, कहाँ चलते चलते जाता, ज़्यादा दूर जाता, थक जाता। ऐसा मत सोचिए प्लांट नहीं चलता, अब वो कैक्टस है, कैक्टस नहीं चलता है। तो इस तरह से वो अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल ढल गया। तो यही कहलाता है अनुकूलन, एडेप्टेशन। कैसा भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, उस वातावरण में अपने शरीर को क्यों नहीं चेंज करना पड़े, चेंज करके उसी वातावरण में सरवाइव करेंगे, वही कहलाता है क्या, एडेप्टेशन कहलाता है। तो यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसके आगे है पॉपुलेशन, हम लोग समझते हैं पॉपुलेशन क्या होता है। तो इसको मिटाते हैं। पॉपुलेशन हम लोग समझेंगे कि पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन से आगे फिर हम लोग बढ़ेंगे। तो एक सेकेंड, चलिए पॉपुलेशन हम लोग समझते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज रहने देते हैं इस वीडियो में, यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे समझेंगे।